हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल स्कूल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, ये विजन आईएएस का करंटली मंथली मैगजीन है, ये करंट अफेयर्स का। ये अगस्त 2021 जो है, इसको हम कवर कर रहे हैं इसमें। ठीक है। तो ये 2022 का जो प्रीलिम्स होने वाला है मई में, और जो 2021 का मेंस होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ती रहिएगा और अच्छे से इसके साथ जुड़ते रहिएगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छी मैगजीन है, आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। आप 2 से 3 बार इस वीडियो को करेंगे तो आपको चीज़ें विजुलाइज होना शुरू हो जाएंगी और एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपके माइंड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ये इसी सीरीज का दूसरा वीडियो है, जिससे पॉलिटी एंड गवर्नेंस को हम कवर कर रहे हैं गाइस। और हमारा आज का टॉपिक है गाइस, दूसरे वीडियो में दोस्तों, विमेन इन जुडिशरी, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं कि कितनी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। ठीक है, अब समझिए। तो विमेन इन जुडिशरी में बात करें एक मिनट। ठीक है, तो विमेन इन जुडिशरी की बात करें, ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था। देखो, सुप्रीम कोर्ट में इस समय गाइस 9 जज जो हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया, जिसमें 3 महिला जज भी शामिल हैं, उनको ओथ दिलाई गई, यानी उनको शपथ दिलाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट हैड द टुक द ओथ एंड 9 जजेस इंक्लूडिंग द 3 वीमेन। सो दैट्स इट, इसलिए ये न्यूज़ में भी था। और समझो कि मोर एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों है। जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं गाइस, यानी कि जो वर्किंग स्ट्रेंथ है टॉप कोर्ट, यानी कि टॉप कोर्ट से मतलब है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पर क्या है 33 जजेस हैं इस समय। एंड उसके अगेंस्ट में टोटल जज हो गए 34, यानी कि 33 जजेस और एक चीफ जस्टिस है वहाँ पे। तो टोटल मिलाकर 34 जजेस हैं। दिस इज द वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ द टॉप कोर्ट। टॉप कोर्ट इज स्टैंड फॉर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट गाइस। ठीक है, तो द टॉप कोर्ट जो है विल नाउ हैव एज मैनी एज 4 वीमेन जज। अब तक की बात करें तो टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक 4 महिला जज हैं। अब तक बात करें राइट फ्रॉम 1950 से 1950 से टोटल 247 जज अपॉइंटेड किए गए हैं दोस्तों, जिसमें से 3 हैव बीन ओनली 8 वीमेन जजेस। सॉरी, देर हैव बीन ओनली, अब तक बात करें 247 जज में से देर हैव बीन ओनली 8 वीमेन जज अपॉइंटेड इन क्या, टॉप कोर्ट, अपॉइंटेड इन टॉप कोर्ट। सो नाउ टॉकिंग अबाउट 1980 1980 की बात करें तो फर्स्ट महिला जज कौन थी, द जस्टिस एम फातिमा बीवी जो है बिकम द फर्स्ट वीमेन जज टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटेड टू द टॉप कोर्ट गाइस। कौन है, जस्टिस एम फातिमा बीवी। देखो, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, उनको भी ध्यान में रख के चलना पड़ता है। 1980 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच समझो कि जजों का जो हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट कैसे होता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 124(2) एंड आर्टिकल 217। ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है दोनों आर्टिकल्स। ये क्या करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है उसको क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं गाइस। तो आर्टिकल 124 जो क्लॉज 2 है, दैट्स टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड आर्टिकल 217 इज टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट गाइस। ये जो दोनों प्रोविजंस हैं, प्रेसिडेंट के अंडर में क्या होता है, अपॉइंटमेंट होते हैं। कब, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कुछ ऐसे जजेस हैं, एक जजेस का कॉलेजियम बनता है, उनके जजों के साथ, सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जजों के साथ गाइस। और अगर हम बात करें 3 जजेस केसेस की, उनमें क्या था, विच केम टू बी नोन एज द जज केस, जो 3 जज केस नाम से जाने जाते हैं। तो 3 जज केस आर 1981, 1993 एंड 1998। तो 81, 1993, 1998 की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया था एक कॉलेजियम सिस्टम, कि भैया हम एक कॉलेजियम सिस्टम बना रहे हैं जो क्या करेगा, अपॉइंट करेगा जजेस को। वो अभी तक चला आ रहा है। इसी तरीके से जजों का अपॉइंटमेंट होता है कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये जो है डेटा देख सकते हो आप पूरी तरीके से। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। देखो, ये एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ जज इन हायर जुडिशरी की बात कर रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ जज इन लोअर जुडिशरी की बात हो रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12% महिला जजेस हैं और 88% क्या है, मेल जजेस। यानी कि यहाँ पैट्रियार्की सिस्टम की बात हो रही है, पैट्रियार्कल सिस्टम की बात हो रही है, जो क्या कर रहा है, डोमिनेटिंग है यहाँ पर। और इसमें क्या है, एवरेज सेक्स रेशियो जज इन लोअर जुडिशरी में 28% है और फीमेल, सॉरी 28% फीमेल है और 72% मेल मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये डेटा भी थोड़ा सा आप रिमाइंड करके रख सकते हैं।
अब अगर बात करता है, ये मीन्स का क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी, कि विमेन रिप्रेजेंटेशन अगर जुडिशरी में बढ़ता है, अगर इंक्रीज होता है या उनको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, तो उसके सिग्निफिकेंस क्या है। देखो इस डिटेल तो मैं एक एक वर्ड नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक आपको ओवरव्यू देता चलूंगा, बाकी का आप पढ़ तो सब सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रीज डेमोग्राफी। अगर डेमोग्राफिक बेस पर आप देखेंगे कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसके बेस पे, तो विमेंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितना है और मेंस का कितना है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि जेंडर जो प्रिडिक्शंस है, इट वुड रेज विलिंगनेस ऑफ वुमेन टू सीक जस्टिस एंड प्रोड्यूस जजमेंट, क्योंकि महिला जज जब बढ़ेंगी तो ये बेटर रिफ्लेक्शन आएगा डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो जो विमेन है एट दिस टाइम दे हैव कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, कि बहुत सारा जो है पॉपुलेशन बर्थ है महिलाओं का, यानी 50% है वो हमारी टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। बट अगर बात करें तो विमेन जज कितनी है, महिला जजेस कितनी है, इट्स वेरी स्मॉल, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या, पब्लिक परसेप्शन बनेगा एक। अगर जजेजों की जो है विमेन जज की एंट्री होती है तो एक स्पेस होगा, एक स्पेस मिलेगा। हिस्टोरिकली क्या है, बहुत सारे महिला जजों को कम तरीके से आंका गया और रखा गया, तो देयर हैव डायरेक्शन ऑफ जुडिशरी बीइंग परसीव्ड एंड इट विल बी मोर ट्रांसपेरेंट, मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हुज लिव दे अफेक्ट। इस तरीके से क्या है, महिला जज को इसमें परसेप्शन क्रिएट होगा, लोगों की परसेप्शन बदलेंगे। सो दैट इज द पब्लिक परसेप्शन इन विमेन जुडिशरी। और डिफरेंट वे ऑफ डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें, तो अगर एक मेल और एक फीमेल दोनों कोई भी डिसीजन मेक करते हैं तो देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या है, कोई एक डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल सकता है। तो देयर हैव बीन विमेन जज इन जुडिशरी दैट हैव ऑल द सोशल एंड कल्चरल चैलेंजेस will be faced by common faces, it will be reduced. So now challenges may include complex family relationship हैं या obligations हैं, तो it will be reduced and it will be a good decision making by the women's judges. So now it is the not only the legal basis for judicial action but it also awareness of consequence on the people affected. तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा अगर महिला जजों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो, ठीक है। चौथा ऑप्शन है, जब महिला जजों की जो है इंक्रीमेंट होगा, इनकी जो होंगी तो रोल मॉडल भी बनेंगी बहुत सारा, एक सोसाइटी के लिए बेंचमार्क तैयार होगा। देयर हैव लॉट ऑफ मैनी यंग वुमेन्स स्टूडेंट कमिंग टू इन द जुडिशरी एंड दे चूज द लॉ ऑफ एज ए प्रोफेशन गाइस, ठीक है। सो नाउ वो रोल मॉडल की तरह भी अप्लाई होंगे, उनकी तरह भी देखा जाएगा। तो ये तो आपके सिग्निफिकेंस। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या हैं, क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं विमेन के द्वारा जुडिशरी में, ठीक है। सबसे पहला चैलेंजेस है, ये ऑप्शन क्वेश्चन अगर डायरेक्ट मीन्स में आ सकता है कि व्हाट इज द चैलेंजेस फेस बाय द विमेन इन जुडिशरी, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहली बात, हमारी सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल सोसाइटी इज द वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर विमेन इन जुडिशरी, ठीक है। एक ICJ की स्टडी हुई, यानी कि इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने एक स्टडी करके बताया कि जो लोअर रिप्रेजेंटेशन है विमेन का जुडिशरी में वो है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्टीरियोटाइप बना लिया है कि अगर जुडिशरी की बात करें तो वहाँ पर मेल जज क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बन चुका है जुडिशरी में, क्योंकि बिकॉज ऑफ पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ आवर सोसाइटी। सेकेंड चैलेंजेस क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट एंड क्लोज रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, क्लोज है। कैसे, लीकिंग पाइपलाइन है इसमें, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है, तो एक लीकिंग पाइपलाइन पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व होता है। देखो लोअर जुडिशरी में है क्या, बहुत सारे बैरियर्स हैं विमेंस के लिए रिक्रूटमेंट के लिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज काम कर रही हैं या उनका एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट जज काम कर रही हैं, तो उनके लिए क्या है, कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है, उनका क्राइटेरिया ही ऐसा है। या फिर कोई भी लॉयर है जी, उसको 7 साल का कंटिन्यूस लीगल प्रैक्टिस करना है, देन दे विल बी क्वालिफाई एज ए डिस्ट्रिक्ट जज या दे विल बी क्वालिफाई एज ए जज। जब तक वो 7 ईयर्स का प्रैक्टिस करेंगी तो दे हैव ब्रेक द ब्रैकेट्स ऑफ एज, यानी कि वो करीब 35 to 45 ईयर्स का एक एज एरिया ले लेती हैं। जब एज उनकी 35 या 30 प्लस हो जाएगी तो देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद मैरिड, क्योंकि जब तक उनकी शादी हो चुकी होती है तो देयर इज ए बिग डिसएडवांटेज फॉर विमेंस इन जुडिशरी, क्योंकि उनके पास क्या है कि जब इतनी एज हो जाएगी तो उनके लिए क्या है,
शादी में प्रॉब्लम हो जाएगा, उनके लिए एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। सेकंड थिंग क्या है, दे हैव द लॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल वर्क आवर्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा काम करना पड़ता है, लॉ में बहुत सारा इनफ्लेक्सिबल वर्क होता है जो महिलाओं के लिए मतलब प्रोवाइडेबल नहीं समझा पाता। एंड इट हैव द कंबाइंड फैमिलीज होती हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारा घर चलाना, बहुत सारी चीज़ें। यू कैन सी देयर इज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद वीमेन। सेकंड थिंग है स्ट्रिंजेंट एलिजिबिलिटी। क्या है स्ट्रिंजेंट एलिजिबिलिटी? है जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ आर्टिकल 233, जो आर्टिकल 233 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड कराता है डिस्ट्रिक्ट जज को, यानी कि ये आर्टिकल बात करता है अपॉइंटमेंट एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। इसमें क्या है, देयर हैव रिक्वायरमेंट, तो द रिक्वायरमेंट इज इट इज़ नॉट लेस देन 7 ईयर एज एन एडवोकेट। यानी कि आपको अगर डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होना है गाइस, तो आर्टिकल 233 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड तो है, बट इसके लिए अगर आपके पास एज ए एडवोकेट 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो देयर इज ए रिक्वायरमेंट क्या, बिकम ए डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ मीन कंटिन्यूस प्रैक्टिस, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरप्रेट करना चाहिए गैस। सेकंड थिंग, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कॉलेजियम सिस्टम। जब भी कोई अपॉइंटमेंट होता है हायर जुडिशरी में, तो ये क्या है, दीज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिपेंड ऑन द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। तो देयर इज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वहाँ पे आपके रिश्तेदार नातेदार, यानी कि एक तरीके का नेपोटिज्म अप्लाई हो जाता है कॉलेजियम सिस्टम में। तो द अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट बिकॉज ऑफ द कॉलेजियम ओवर द ईयर्स इट हैव बीन मेड मेल डोमिनेटेड। सो जब मेल डोमिनेट करेंगे सो वहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से मेल ही अप्लाई होगा, कॉलेजियम सिस्टम में मेल ही एज ए जज आएगा। सो द रिजल्टेड इन लोअर रेशियो ऑफ सिलेक्शन ऑफ वुमेन जज, इट इज़ द डिपेंड ऑन कॉलेजियम सिस्टम, क्योंकि इट हैज़ द मेल डोमिनेटेड सिस्टम गाइस। ठीक है, आई होप देखो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं डायरेक्टली सब कुछ नहीं रीड आउट कर रहा हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ, एक परव्यू दे रहा हूँ जिससे आप अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं। सेकंड थिंग क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक विधि सेंटर है जिन्होंने एक रिपोर्ट बनाई लीगल पॉलिसी पे 2019 में, उन्होंने बताया जो विधि सेंटर है कि भैया 15% कोर्ट जो हैं, यानी कि 15% ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया डू नॉट हैव ए विमेंस टॉयलेट। वहाँ पर क्या है, विमेंस के लिए क्या है, टॉयलेट ही नहीं है। देयर इज ए बिग प्रॉब्लम, हमारे सिस्टम में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक और रिपोर्ट आई विधि सेंटर के द्वारा, उसमें दिखाया गया कि भैया करीब क्या है, देयर इज अ 40% ऑफ 555 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन इंडिया एंड दे हैव फंक्शनल विमेंस टॉयलेट वाइल 100 डिस्ट्रिक्ट डू नॉट हैव टॉयलेट फैसिलिटी फॉर विमेंस। तो ये एक विधि सेंटर की रिपोर्ट आई कि भैया कितना पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तीसरी चीज़ नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। जो मजिस्ट्रेट है आर मेड टू ट्रांसफर एवरी 3 ईयर्स, ये एक क्लॉज है कि वो होना चाहिए 3 ईयर्स में। बट अनदर चैलेंज है इट टू फिल द जेंडर गैप इन द जुडिशियल सिस्टम द डिफाइंड जेंडर रूल्स इन द इंडियन सोसाइटी। सो देयर इज ए प्रॉब्लम, अगर महिलाओं का जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र किया जाएगा तो देयर इज ए डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू स्टे अवे फ्रॉम देयर होम्स फॉर देयर कैरियर्स। तो उनके लिए क्या है, कहीं और रहना, सर्वाइव करना, देयर इज ए डिफिकल्टीज। उसके बाद लिमिटेड आउटरीच अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए। देखो, एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ वुमेन इन लॉ, देयर इज ए डिमिनिश्ड अपॉर्चुनिटी फॉर मेंटरिंग यंग वुमेन। तो जो डॉक्यूमेंटेशन की एब्सेंस है, लिमिटेड उनके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है गाइस। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो महिलाओं के लिए जुडिशरी में क्या करते हैं, लैक ऑफ दिखाते हैं गाइस। ठीक है, अब इसको कैसे निपटा जा सकता है, इससे क्या क्या कैसे हो सकता है ये समझो। देखो, ये मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, सो प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, कॉन्क्रीट डेटा होना चाहिए, यानी एक मजबूत ढांचा बनना चाहिए वुमेन रिप्रेजेंटेशन पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, इट शुड डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डेटा टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वुमेन जज इन द लोअर जुडिशरी एंड ट्रिब्यूनल्स एंड आल्सो टू डिटरमाइन ईयर वाइज नंबर ऑफ सीनियर डेजिग्नेटेड बाय ऑल हाई कोर्ट्स। यानी कि कॉन्क्रीट डेटा होना चाहिए वुमेन रिप्रेजेंटेशन पर। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिलेक्शंस में, कि भैया जो यूएन वुमेन है या फीमेल जजेस हैं उनके लिए ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको क्या करो, अपॉइंट करो। रिजर्वेशन मिलना चाहिए वुमेन्स के लिए हायर जुडिशरी में। तो देयर शुड बी हैव हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर वुमेन सच एज सबऑर्डिनेट जुडिशरी विदाउट डायल्यूटिंग मेरिट। भैया आपको बिना मेरिट को डायल्यूट किए क्या है, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और मोर वुमेन होनी चाहिए चीफ जस्टिस,
and there have women in the leadership position sometimes it will help in having more representation of women. अभी तक देखा गया दोस्तों कोई भी महिला विमेन चीफ जस्टिस को नहीं बनाया गया है, तो देयर इज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. मैनी हाई कोर्ट्स वर द चीफ जस्टिस वाज वुमेन हैड रिलेटिवली हाई नंबर ऑफ विमेन जजेस. यहाँ पर चीफ जस्टिस महिला जजेस है, वहाँ पर क्या है बहुत सारी महिला जजेस उस कोर्ट्स में हैं. ठीक है. एंड सेंसिटिविटी टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आप देख सकते हो सेंसिटिविटी होनी चाहिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए, बिकॉज इट हैव द कल्टिवेशन इन सोसाइटी एज ए होल एंड इट इंश्योर वुमेन्स डू नॉट शोल्डर all the household responsibilities. So there is a problem and it will be it's become the career oriented. So these are the sensitivity to gender discrimination. तो ये था कि आपको कैसे फॉरवर्ड करना है, आपको कैसे इसको इंक्रीज करना है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कॉन्क्रीट डेटा एंड वुमेन रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन प्रोसेस. सो देयर इज ए प्रोसेस ऑफ वुमेन जुडिशरी. और यू कैन रीड आउट द कंक्लूजन. क्या गाइस आप पढ़ सकते हो कि अचीविंग इक्वलिटी फॉर वीमेन जज इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एट ऑल लेवल इन द जुडिशरी ऑन पॉलिसी मेकिंग वगैरह वगैरह. सो यू कैन रीड आउट. एक जस्टिस इंदु मल्होत्रा की रिपोर्ट थी उनकी एक फेयरवेल स्पीच थी गाइस एग्जैक्टली. तो उन्होंने कहा था कि जस्टिस विल बी सर्व्ड इफ जेंडर डाइवर्सिटी इज फाउंड ऑन द बेंच. तो ये इंदु मल्होत्रा का कोटेशन आप इंक्लूड कर सकते हो आप मेंस आंसर में. उन्होंने कहा था कि जस्टिस विल बी सर्व्ड इफ जेंडर डाइवर्सिटी इज फाउंड ऑन द बेंच. तो जस्टिस कब सर्व किया जाएगा जब जेंडर डाइवर्सिटी फाउंड होगी बेंच पर. तो देयरफॉर अलोंग विद वुमेन स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू ब्रिंग मोर ट्रांसजेंडर जजेस ऑन द बेंच. तो ये आप कोट कर सकते हो अपने मेंस के आंसर में गाइस. ठीक है. अभी कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई थी, आप देख सकते हो. ये पूरा थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा दूँ. तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में विमेन जज इन द कंट्री, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आप देख सकते हो किस कंट्री में कितना है, पूरा डेटा आप पढ़ सकते हो. टोटल है आप पढ़ सकते हो एक बार. ठीक है. इसलिए मैंने बताया नहीं था कि खास था नहीं, लेकिन आपको ज़रूरी था, आप एक बार देख के निकल सकते हो आराम से. अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गेमलिंग की. गेमलिंग क्या है ये भी न्यूज़ में रहा इस बार. देखो दिल्ली कोर्ट में एक प्ली डाली गई दिल्ली कोर्ट में. उन्होंने बताया कि भैया एक अप्रोप्रिएट स्टेप लेना चाहिए कि ऑनलाइन गेमलिंग को प्रोहिबिट करो. ऑनलाइन जो गेमलिंग की वेबसाइट है उनको रोक देना चाहिए. उससे क्या क्या हो रहा है आप पढ़ सकते हो. न्यूज़ में क्यों है कि बहुत सारे क्लेम किए गए बिकॉज देयर हैव नो लॉ लाइक दैट कि कोई ऐसा प्रॉपर लॉ नहीं है ऑनलाइन गेमलिंग को बैन करना या वगैरह वगैरह. तो बहुत सारी वेबसाइटें क्या जो प्रोवाइड करती हैं गेमलिंग, बैटिंग, वैगरिंग, गेम्स आर स्टिल एक्सेसिबल इंडिया. बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं. पहले समझो गेमलिंग और लॉटरी में डिफरेंस क्या है. देखो गेमलिंग जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है जो एंट्री 34 में लिस्टेड, सेकंड लिस्ट में लिस्टेड है 7th शेड्यूल में. और गेमलिंग जो है फाइनेंस एक्ट 1994 के अकॉर्डिंग काम करता है, क्योंकि बैटिंग और गैम्बलिंग मीन्स पुटिंग ऑन स्टेक समथिंग ऑफ वैल्यू पर्टिकुलरली मनी विद कॉन्शियसनेस ऑफ रिस्क एंड होप ऑफ अ गेन ऑन द आउटकम ऑफ ए गेम और ए कंटेस्ट. यानी एक ऐसा चीज़ है कि आप अपनी चीज़ें दाव पर लगाते हो अपने पैसे को या वगैरह वगैरह, और एक कॉन्शियस प्रोसेस है और बहुत सारा रिस्क है, और आप इसमें सिर्फ इसलिए खेलते हो कि उसको आशा रहती है वापस होने की, उस गेन को मिलने की, गेन करने की आपको. ठीक है. देयर इज ए गेमलिंग. लॉटरी क्या है ये एंट्री 40 में है, लिस्ट 1 में है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. ठीक है. बट इसमें एक चीज़ ये है कि इट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ गेमलिंग. लॉटरी को बाहर रखा गया गेमलिंग से, यानी कि लॉटरी अगर लगा रहे हो तो ये गेमलिंग से बाहर है. और एक गवर्न होती है किसके द्वारा, लॉटरीज एक्ट है अलग से, रेगुलेशन है एक, उसके द्वारा गवर्न होती है, ना कि फाइनेंस एक्ट 1994 के अकॉर्डिंग. तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि गेमलिंग क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है या कौन से शेड्यूल में, किस लिस्ट में, या किस फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये चलता है गाइस. तो आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो. ठीक है. अब आगे समझो. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भैया इन्होंने इन्फॉर्म किया सेंटर को, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट को सेंटर ने इन्फॉर्म किया कि भैया ऑनलाइन गेमिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट. ठीक है. बट स्टेट गवर्नमेंट हैव टू मेक लॉ टू रेगुलेट सच एक्टिविटीज. है तो स्टेट सब्जेक्ट ही है, तो इस पर क्या करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए. सेंटर ने यह भी कहा कि जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है उसको डिटरमाइन करना चाहिए कि गेम इज ए गेम ऑफ स्किल्स और ए गेम ऑफ चांस. दैट इज आर इन्वॉल्वमेंट इन गेमलिंग. वो खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे जुडिशियल विजडम के अकॉर्डिंग कोर्ट ऑफ ओनली और टू द कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि गेमलिंग को किस तरीके से करना है. तो ये सारी पोजीशंस क्रिएट हो गई. सेंटर ने ऐसा क्लेम किया
कि भैया दैट इज द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी, ये कॉम्पिटेंसी है लेजिस्लेटिव की कि वो इस तरीके से नहीं बना पा रहा, ये उसकी कमजोरी है एक तरीके से गाइस, ठीक है। अब समझो इसके अगेंस्ट में क्या क्या है कि इसको लीगलाइज करना है बैटिंग को या गिम्बलिंग को कि नहीं। देखो आर्गुमेंट क्या है कि भैया सबसे पहले मॉरलिटी को था, अगेंस्ट मॉरलिटी इंडिया हैज बीन, ये हमारा जो देश है कल्चरली है और गेमलिंग का अपोज करता है, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी सिंस एंशियंट टाइम, ये बहुत प्राचीन टाइम से है, बट फिर भी ये मॉरलिटी के अगेंस्ट है गाइड। ये जो एक्टिविटीज़ है इट हैव नेवर बीन अप्रूव बाय द सोसाइटी, कभी भी समाज ने इसको अप्रूव नहीं दिया, अप्रूवल नहीं दिया, इसलिए मॉरलिटी के अगेंस्ट है। और दूसरी बात ये प्रिवेंट करता है सोशल हार्म्स को, कैसे, जो गेमलर्स हैं वो क्या करते हैं, दे कीप प्लेइंग इन एन एफर्ट टू रिकवर देयर इंसेंसिटी एक्यूरिंग लॉस, जो लॉस हो जाता है उनको, यानी कि जो पैसा वगैरह जो लगाते हैं उसको रिकवर करने के लिए वो खेलते हैं। और लॉस चेजिंग जो होता है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफायर्स ऑफ प्रॉब्लम गेमलिंग, और इस लॉस चेजिंग को चेज करते करते ये सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम गेमलिंग में क्रिएट हो जाती है। लाइक दे हैव रिजेंबली ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, यानी ड्रग लेना शुरू कर देते हैं, और उनको क्या है क्रेविंग्स करना शुरू कर देते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स वैन डिप्राइव हो जाते हैं, एंग्जाइटी वगैरह हो जाती है, बिकॉज ऑफ वो पैसा वगैरह जो भी उनका एसेट्स होता है वो लगा देते हैं और हार जाते हैं। तो देयर इज ए बिग प्रॉब्लम इन सोसाइटी, प्रोटेक्टिंग द पोरेस्ट स्टेट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। कैसे प्रोटेक्ट करना है, गेमलिंग आप खेल रहे हो उसने प्रूव किया है कि ये सिर्फ एक रिजल्ट ऐसा है, आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने वाला होता है, बिकॉज वंस इकोनॉमिक स्टेट पर्सनल लाइफ एंड सोशल लाइफ इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है, और ये अफेक्ट करती है आपकी किस पे, वनरेबिलिटी पे, आपकी जो अनइमेजिनल और ऑफन होता है, जो इरिपेरेबल वेज होते हैं, जो अनऑथराइज तरीके होते हैं, उसको क्या करता है ये वनरेबल करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद लीगलाइजिंग वुड प्रमोट गैम्बलिंग, अगर आप इसको लीगलाइज करते हैं तो क्या होगा, लीगलाइज कर दोगे तो इट वुड प्रमोट, यानी गेमलिंग को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि गेमलिंग इज पोर्ट्रेट एज समथिंग क्लीन एंड ए वे टू अर्न मनी क्विकली एंड इट अट्रैक्ट्स यंग पीपल हु इवेंचुअली बिकम गेमलिंग एडिक्ट। सबसे बड़ी बात है दोस्त कि ये एडिक्ट हो जाते हैं और सिर्फ इसी पे फोकस रहता है और सारी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर एग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी बीमारियाँ, ड्रग एडिक्शन वगैरह वगैरह क्या हो जाता है, इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। गेमिंग का जो एडिक्शन है गेमलिंग का, इट लीड टू क्राइम्स एंड मेंटल इलनेस टू पीपल हु फॉल प्रे टू दिस ट्रैप। याद रखो मैं वही बात बता रहा था, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको अगर मेंस में आता है क्वेश्चन तो आपको क्विट करने हैं, कोटेशन करना है, बताना है। अब एक बार आइडिया समझो, इस तरीके से समझ लो, मैं पूरा बताता हूँ लीगल पोजीशन क्या है हमारे स्टेट्स में राइट नाउ। देखो हॉर्स रेसिंग इज लीगल इन इंडिया, जो हॉर्स रेसिंग होती है इंडिया में वो क्या है, वो गेमलिंग का पार्ट नहीं है, इट्स नॉट ऑल अबाउट गेमलिंग, वो क्या है लीगल है। बहुत सारे सेवरल इंडियन स्टेट्स हैव लीगलाइज लॉटरीज को, जैसे आप पढ़ सकते हैं गोवा, केरला, अरुणाचल प्रदेश वगैरह वगैरह, वहाँ पर लॉटरी लीगलाइज है। ऑनलाइन गेमलिंग एंड लैंड बेस्ड कैसीनो ये भी लीगलाइज हैं, जैसे गोवा, सिक्किम, नागालैंड एंड दमन में। किसमें, दमन वगैरह में पब्लिक गेमलिंग एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा। महाराष्ट्र ने जो प्रोहिबिट कर रखा है गेमलिंग को एंड कंसीडर करती है वो कि गेमलिंग एज इलीगल अंडर द बॉम्बे प्रिवेंशन गेमलिंग एक्ट 1887, ठीक है। महाराष्ट्र ने इसको प्रोहिबिट कर रखा है बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ गेमलिंग एक्ट 1887 के अकॉर्डिंग। ई गेमिंग क्या है, ई गेमिंग का मतलब गेम्स ऑफ चांस, ये भी क्या है लीगलाइज है सिक्किम और नागालैंड में। वहीं तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश में ये कंसीडर करते हैं गेम ऑफ स्किल एज इलीगल एज पर द तेलंगाना स्टेट गेमिंग एक्ट 1974 के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है, उन्होंने कहा कि जो रमी फेडरेशन है एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स हैव एडॉप्टेड ए सेल्फ रेगुलेशन कोड फॉर ऑल देयर एडवर्टीजमेंट। तो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन या रमी फेडरेशन वगैरह ने अपने ही खुद के एडॉप्ट सेल्फ रेगुलेशन कोड बना दिए हैं, जिससे वो सही तरीके से अप्लाई हो सकेगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, इसके फेवर में क्या है आर्गूमेंट्स हैं, ये पढ़ लो एक बार कि आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ लीगलाइजिंग बैटिंग एंड गेमलिंग, अकाउंटेबिलिटी फॉर द मनी विच इज अदरवाइज ट्रांसफर्ड थ्रू इलीगल चैनल्स। एक मुदगल कमेटी ने उन्होंने स्टेट किया कि भैया लीगल हो रहा है स्पोर्ट्स, यानी लीगलाइजिंग स्पोर्ट्स बैटिंग, इट वुड रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ ब्लैक मनी एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द अंडरवर्ल्ड
बिसाइड्स हेल्पिंग देम इन डिटेक्शन एंड फोकसिंग देयर इन्वेस्टिगेशन। कि अगर आप इसको लीगल कर देते हो तो क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी पैसे के प्रति, और ट्रांसफ़र जो इलीगल चैनलों से हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसा मुदगल कमेटी की रिपोर्ट आई, आप देख सकते हो। उसके बाद फिक्की ने 2013 में बोला कि जो रेगुलेटिंग स्पोर्ट्स बैटिंग इन इंडिया है उसको रेगुलेट करना चाहिए। हाईलाइट दैट अंडरग्राउंड बैटिंग मार्केट इन इंडिया ह्यूज एन एस्टिमेट 3 लाख करोड़। जो अंडरग्राउंड मार्केट है ना बैटिंग का, वो 3 लाख करोड़ के आसपास है गाइस। इससे क्या क्या होगा अगर लीगलाइज करने से? सबसे बड़ी बात, प्रिवेंटिंग यानी करप्शन में रोक होगी। जो स्पोर्ट्स में करप्शन हो रहा है उसमें रोक हो जाएगी। कनेक्टिंग क्राइम यानी कि जो कनेक्ट कर देते हैं क्राइम को, किसी को मार दिया वगैरह वगैरह, उस पर रोक हो जाएगी। रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उस पर टैक्स वगैरह लगना शुरू हो जाएगा लीगल होने के बाद। तो एक लॉ बन के आ जाएगा। तो ये सारा कन्वीनियंस है, जो इनकन्वीनियंस है वो कन्वीनियंस होने लग जाएगा। सोशल बेनिफिट्स भी शुरू हो जाएंगी, यानी कि जो प्रोटेक्ट करेगा यंगस्टर्स को, जो वनरेबल्स हैं, यानी कि जो इलीगल तरीके से फंस जाते हैं, पैचेज में हो जाते हैं, उनके लिए क्या है, सोशल बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि उनका जो बिहेवियर है, ट्रस्ट बढ़ जाएगा कंज्यूमर्स पे, एंटरटेनमेंट तो है ही है, इस तरीके से हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ प्लेयर भी मिल जाएगी, कोच वगैरह को, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी अगर आप ये लीगल हो जाता है। दूसरा, टैकल हो जाएगा जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस इसमें आते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, टैकल हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि एडवेंट ऑफ ऑनलाइन गेमलिंग की बात करें, देयर ऑफ एनोनिमिटी इट इंश्योर द गेमलिंग एंड बैटिंग एक्टिविटीज हैव एक्वायर्ड ए ग्लोबल प्रेजेंस। तो बहुत सारी कंट्रीज में ये लीगलाइज है गाइस। तो ये टैकल होना शुरू हो जाएंगे जो इमरजेंसी चैलेंजेस हैं। अब देखो लोधा कमेटी की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने क्या कहा ये समझो। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया इस लोधा कमेटी को RM लोढ़ा के एग्जामिन में, यानी अंडर RM लोढ़ा। उन्होंने एग्जामिन किया और बताया कि भैया BCCI को उन्होंने रिकमेंडेशन भेजे। सबसे पहले शार्प डिस्टिंक्शन बताया लोढ़ा कमेटी ने कि बैटिंग और फिक्सिंग के बीच में क्या क्या डिस्टिंक्शंस होनी चाहिए और क्या क्या लीगल के बीच लीगलाइज होने के लिए फेवर में होना चाहिए। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी, समझो। उन्होंने कहा भैया पहले बैटिंग को लीगलाइज कर दो। अगर बैटिंग लीगलाइज हो जाएगी तो इसमें क्या है, सेफ गार्ड स्ट्रांगली तरीके से सुरक्षा मिलेगी। यानी कि जो कवर होता है, BCCI को प्रॉब्लम होता है, IPL रेगुलेशन है या उसमें बैटिंग हो रही है, पैसा लगता है, टीम ऑफिशियल है अनऑफिशियल है, प्लेयर्स वगैरह के लिए, वो क्या करेंगे, इट शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम बैटिंग, वो इससे बच जाएंगे, प्रोहिबिट हो जाएंगे। एंड स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, वॉचडॉग रेगुलेशन शुरू हो जाएगा। जब लीगलाइज हो जाएगा तो मजबूती हो जाएगी और रेगुलेशन इस पर बढ़ जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ इनकम्स एंड एसेट्स का ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो तरीके से होगा। उसके बाद लाइसेंसिंग हो जाएगी। तो लाइसेंस जो होगा इट वुड हैव टू बी इशू टू दोज प्लेसिंग द बेट्स एज वेल एज विद एज एंड आइडेंटिफिकेशन डिटेल एंड रिकॉर्ड। तो लाइसेंस देना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ग्रोथ, यानी कि ग्रो होना शुरू हो जाएगा, रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे लोधा कमेटी के क्या थे दोस्तों, लोधा कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी दोस्तों। ठीक है। अब वे हेड समझ लो आप एक तरीके से, वैसे ऑलमोस्ट समझ चुके हो कि आर्गूमेंट अगर फेवर में करना है लीगल गेमलिंग के तो आउटवे है फॉलोइंग सेफ गार्ड फॉर प्रोवाइडिंग द लीगलाइजेशन। कैटेगराइज कर दो गेमलिंग को, पहले प्रॉपर गेमलिंग होनी चाहिए, स्मॉल गेमलिंग, दो तरीके से बांट दो इसको। सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए गेमलिंग और बैटिंग में, यानी ओनली बाई इंडियन लाइसेंस ऑपरेटर्स वो ऑपरेट करेंगे फ्रॉम इंडिया, बाहर के लोग इसमें नहीं आएंगे, इन्वॉल्व होंगे। अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा, एक बहुत मजबूत लॉ क्रिएट होगा एंड इट रेगुलेट FDI ऑन द वन हैंड एंड टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग ऑन द अदर्स। तो ट्रांसपेरेंसी होगी तो दोनों तरीके से क्या होगा, FDI रेगुलेट होगा और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाएगा। और जो कर्विंग होते हैं, जो लॉस चीज हो जाते हैं, जो लॉस हो जाते हैं, उसका क्या होगा, उसको कर्व किया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। जो पार्टिसिपेंट बेचारे इसमें फंस जाते हैं और पूरी तरीके से लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो उनकी एक तरीके से जितनी इनकम वगैरह है उस पर भी एक रोक लग जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से लीगल हो जाएगी। तो इंटरवेंशन देखो पार्लियामेंट का क्या है, रेगुलेटिंग ऑनलाइन बैटिंग एंड, अगर गैमलिंग को रेगुलेट करता है ऑनलाइन को, ठीक है, तो ये गैमलिंग और एफर्ट हो जाती है। इट प्लेड ओवर मीडिया, यानी कि टेलीफोन, वायरलेस, ब्रॉडकास्टिंग या अदर लिंक हैं जो कम्युनिकेशन के हैं। इट कवर्ड अंडर द एंट्री 31 लिस्ट ऑफ यूनियन लिस्ट के अंडर में आएंगे। तो पार्लियामेंट ने कहा है कि पार्लियामेंट हैज द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी टू इनेक्ट लॉ डीलिंग विद द सेम। तो उन्होंने बताया कि ये लेजिस्लेटिव की कॉम्पिटेंसी है और ये क्या है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है, किसी भी बैटिंग को या गैम्बलिंग को ऑनलाइन करना। ठीक है। इनेक्टिंग मॉडल लॉ, ये भी समझो, पार्लियामेंट में आल्सो इनेक्टिंग मॉडल लॉ फॉर रेगुलेटिंग गैम्बलिंग
अंडर आर्टिकल 249 एंड 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन अगेंस्ट गैम्बलिंग ये भी मिलती रहेगी। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया जो 2011 है वो भी पूरा होता रहेगा, जो एम करता है विच एम्स टू प्रिवेंटिंग बैटिंग and gambling in sports or any other code applicable from time to time, and it will also requires an amendment modification and it will exceptions for the same. The betting and gambling are to be regulated guys। ठीक है, so देखो these are all information about betting and gaming। ठीक है, अब कंक्लूजन आप देख सकते हो, जस्टिस डीपी मदन है, उन्होंने एक रिमार्क किया सोसाइटी के लिए कैसे चेंज लाना है। लॉ कैन नॉट रिमेन इम्यूटेबल, वो हमेशा इम्यूटेबल नहीं हो सकता है। एंड इट विल एग्जिस्ट एंड इट विल बी क्रिएट द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड गवर्न बाई सोसाइटी या गवर्न बाई द लॉ। सो ऑनलाइन गेमलिंग हैज इंक्रीज द चैलेंज एसोसिएशन विद द गेमलिंग मैनीफोल्ड एंड इट हैव द हाई टाइम फॉर गिविंग इट थॉट टू लीगलाइजिंग इट। सो इट विल बी इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ दिस सेक्टर एंड इट विल बी creating the revenue on government. So it will be regulated and it will be legalized in the gambling and betting field. So now let's see guys, ये हमने एक वीडियो कंप्लीट कर दिया, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। सो देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए एंड प्लीज शेयर कमेंट वट एवर डू यू वॉन्ट टू डू, सो यू कैन डू दैट। करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, बताते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।